डिज़ाइन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैनाल्स के लास्ट लेक्चर में हम लोग मेंटेनेंस ऑफ कैनाल्स देखेंगे, लाइंड एज वेल एज अनलाइंड कैनाल्स। ओके, तो हम पहले IS 4839 पार्ट 1 1992 को देखें। तो ये है मेंटेनेंस ऑफ कैनाल्स कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर अनलाइंड कैनाल्स। ओके, इसमें एक अमेंडमेंट जुलाई 2005 में हो चुका है और न्यू सब क्लॉज इंक्लूड किया गया है। नाउ अब हम इसके स्कोप को देखें तो दिस स्टैंडर्ड कवर्स द मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ अनलाइंड कैनाल्स। इसमें हम इम्पोर्टेंट चीज़ें बस देखेंगे, पूरा कोड डिस्कस नहीं कर सकते। इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्लॉज 2.1 में चलें। ठीक है, तो ये क्या है? द चीफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूनिफॉर्म कैनाल आर, क्या क्या होना चाहिए यूनिफॉर्म कैनाल के लिए? रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? 4 मुख्य रिक्वायरमेंट्स हैं। एक क्लीन रेगुलर बेड, स्ट्रेट क्लीन स्लोप्स, यूनिफॉर्म बर्म विड्थ एंड यूनिफॉर्म रेगुलर टॉप विड्थ। ठीक है, ये बेसिकली 4 मुख्य रिक्वायरमेंट है। ओके, क्लास 2.1.1 में देखें, इसमें है कि क्लोजर ऑन मेन कैनाल एंड ब्रांचेज शुड बी नोटिफाइड सफिशिएंटली इन एडवांस। यानी कि अगर मेन कैनाल पे मेन कैनाल और ब्रांचेस को बंद करना है तो इसके लिए सफिशिएंटली एडवांस में बताना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे ही कैनाल या ब्रांचेस क्लोज किए जाएंगे वैसे ही इमीडिएटली इंस्पेक्शन करना होता है। सारे पाइप्स और ओपनिंग्स जो हैं, ठीक है, उनको ओपन करके सारा वाटर जो भी उसमें है उसको ड्रेन आउट करना होता है। ठीक, और दोबारा से कैनाल चलाने से पहले अच्छी तरह पूरा कैनाल क्लीन करना होता है। ओके, देन क्लास 2.2 bed and berm should be scrapped where necessary and especially in tail reaches। तो टेल रीचेज में और जहां भी जरूरत है वहां पे बेड और बर्म को स्क्रैप किया जाएगा, करना होता है, ताकि जो भी डिपॉजिट्स वहां पे हो गए हैं, एक्स्ट्रा डिपॉजिट्स ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन को के अलावे, तो वो एक्स्ट्रा डिपॉजिट्स हटाने के लिए स्क्रैपिंग करना होता है जहां भी जरूरत हो, और स्पेशली इन टेल रीचेज, क्योंकि टेल रीचेज में डिपोजिशन ज्यादा होता है। ओके, और स्क्रैपिंग से पहले करेक्टली अलाइन करना होता है। ठीक है, अगर बर्न पे बहुत ज्यादा सिल्टेशन नहीं हुआ है तो उसे स्क्रैप करने की जरूरत नहीं होती। अगेन वन मोर थिंग, 2.2.1 में अगर हम जाएं कि every opportunity should be taken to straighten the canal and to get rid of kinks and irregularities in the alignment and also the ease of all curves where scouring or silting takes place। तो जहां भी स्कारिंग और सिल्टिंग होता है उन सारे लोकेशंस पे, ठीक है, कैनाल को स्ट्रेट करने की कोशिश करनी होती है। ओके, देन क्लास 2.2.2 clearing operation should be started from downstream to upstream starting either from the tail or a fall। क्लीनिंग जो होगा वो क्या होगा? हमेशा डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम की तरफ। ठीक है, क्लास 2.2.3 बेड, ये क्या कहता है कि जो भी ग्रास है और वीड्स हैं उन्हें हम सिल्टेड बेड से हमें हटाना है। ठीक, क्योंकि
ग्रास और वीड्स के प्रेजेंस से सिल्ट डिपॉजिट होता है, वो फ्लो को रेजिस्टेंस करते हैं तो सिल्टेशन होगा। इसके अलावा इसके कारण से वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी, ठीक है, और वाटर वे भी डिक्रीज हो जाता है। तो इसलिए ग्रास और वीड्स जितना भी हो उसे हटाना होता है। देन 2.2.3.1 ये हमारा कहता है ऑल लोकल एक्यूमुलेशन और कंटिन्यूस डिपॉजिट्स और mounds of silt should be removed to correct bed level. ओके, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जो भी लोकल एक्यूमुलेशन हुआ है या डिपॉजिट्स हैं या सिल्ट के ढेर हैं उन्हें करेक्ट बेड लेवल तक हमें क्लियर करना होता है, ठीक है। देन 2.2.3.2 इसके अंदर इंपॉर्टेंट एक चीज है, इन केस ऑफ मेन कैनाल्स ब्रांचेज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज silt at the junction of bed and slopes should not be removed if the section of waterways is not unduly affected. मेन कैनाल्स, ब्रांचेज और डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो जंक्शन होता है वहाँ पे अगर सिल्ट बेड पे जमा है और स्लोप हमारा थोड़ा चेंज हुआ है तो हम वहाँ पे सिल्ट क्लियर नहीं करते हैं अगर उस डिपॉजिट से हमारे वाटरवे को कोई नुकसान ना हुआ हो, ठीक है। ऑल्सो द प्रैक्टिस ऑफ कटिंग द सिल्ट डिपॉजिटेड एट द जंक्शन ऑफ साइड स्लोप एंड बेड एंड throwing it on the bed level, it should not be permitted। यानी सिल्ट काट के, ठीक है, जंक्शंस वगैरह से, साइड स्लोप से, बेड से सिल्ट काट के उसको बेड लेवल पे फेंक देना, ये चीज नहीं करना होता, इसे परमिट नहीं किया जा सकता। ओके, इसमें एक नोट पॉइंट है, तो नोट पॉइंट के अंदर एक लाइन है कि गेज शुड बी फिक्स्ड एट द कंट्रोल पॉइंट्स, जो भी कंट्रोल पॉइंट्स हैं वहाँ गेज लगाना होता है। एंड फूड सप्लाई लेवल शुड ऑल्सो बी पॉइंटेड ऑन द अबटमेंट्स ऑफ द ब्रिजेस, तो ब्रिज के अबटमेंट्स पे हमें फुल सप्लाई लेवल मार्क करना होता है। देखा होगा ब्रिज के पायर्स या अबटमेंट पे नंबर्स लिखे होते हैं, ठीक है, डेटम लिखा होता है कुछ, आरएल से पता चल जाता है फुल सप्लाई लेवल कितना रहा है, फुल सप्लाई लेवल का रहता है, हाईएस्ट फ्लड लेवल का रहता है, तो ये चीज़ें मार्क की हुई रहती हैं वहाँ पे, ओके। और गेज का काम क्या होता है, डेप्थ को मेजर करना, वाटर डेप्थ को मेजर करना, ओके। तो कंट्रोल पॉइंट्स पे गेज लगाने से वाटर डेप्थ मेजर किया जा सकता है। देन हमारा 2.2.3.3 इसके अंदर आता है इरिगेशन कैनल्स दैट कैरी सिल्ट फ्री वाटर फ्रॉम रिजर्वायर्स generally get infested with aquatic weed growth which reduces their capacity and thereby impairs their proper functioning. For maintaining these canals at design efficiency, it is essential to keep them clear of aquatic weeds. तो जो भी सिल्ट फ्री वाटर कैरी करते हैं जब इरिगेशन कैनाल, ठीक है, तो उसमें एक्वेटिक वीड ग्रोथ होने का चांस रहता है, जिसके कारण क्या होगा, कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है कैनाल की, ठीक है। तो इसलिए कैनाल का जो कैपेसिटी है, एफिशिएंसी है, वो प्रॉपरली मेंटेन रहे, इसलिए एक्वेटिक वीड्स को ग्रो नहीं करने देते हैं। इसी में एक और इम्पोर्टेंट है कि इन केस of old canals where aquatic weed growth is profuse, suitable mechanical or chemical methods may be employed at as early stage as possible. Care should be taken that the chemical is used within reasonable limits so that it is not harmful for living beings and crops. ठीक, अगर ओल्ड कैनाल्स है और एक्वेटिक वीड ग्रोथ बहुत ज़्यादा है तो सुटेबल मैकेनिकल या केमिकल मेथड एम्प्लॉय करके जितना जल्दी हो सके एट एज अर्ली स्टेज एज पॉसिबल उसे क्लियर करना होता है। अगर केमिकल यूज कर रहे हैं तो रीजनेबल लिमिट्स में करना है ताकि जो भी लिविंग बींग्स हैं और क्रॉप्स हैं जिसमें वो वाटर जाएगा वो उसको नुकसान ना करे, ओके।
देन क्लॉज 2.2.3.4 इनलेट्स एंड escapes, ठीक है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है, escapes should be kept clear of silt and jungle growth। escape क्या होता है, जहाँ से वाटर हम अलग से निकलने के लिए छोड़ते हैं जगह, ठीक है, कैनाल में, ओके। These should be run occasionally to test their discharging capacity and to maintain right of escaping excess water into natural drains in which such escapes join, and to avoid tendency of cultivator to sow in low-lying land in the bed and along the sides of natural drains, okay। तो escapes को हमें रेगुलरली सिल्ट वहाँ से क्लियर करना होता है, जंगल ग्रोथ क्लियर करना होता है, और रेगुलरली हम लोग ओकेजनली उसे रन करके उसकी डिस्चार्जिंग कैपेसिटी चेक करते रहते हैं, ताकि अगर जरूरत पड़ी तो वो एक्सेस वाटर को डिस्चार्ज कर सके, ठीक है। देन 2.2.4 में बर्न के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे क्लॉजेस हैं, ओके। तो उसमें से एक में जो ध्यान दिलाने के लिए है कि बर्न शुड बी केप्ट स्ट्रेट by trimming projections after aligning them completely, okay। बर्न्स को क्या रखना होता है, स्ट्रेट रखना होता है, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्शन नहीं रहना है, ओके। एंड heavy berm cutting may be avoided by regular trimming and scraping as the situation calls for every year। heavy berm cutting को अवॉइड करना होता है, और रेगुलरली अगर हम ट्रिमिंग करें तो हमें हैवी बर्म कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हैवी बर्म कटिंग करने से हमारा बर्म कमज़ोर हो सकता है, जो सॉइल जिसको यूज किया है वो सॉइल कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन अगर हम रेगुलरली ट्रिम करें तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। देन 2.3 में आए सिल्ट क्लियरेंस। तो silt ejectors, desilting basins wherever provided should be operated regularly to prevent accumulation of silt। कैनाल्स में silt ejectors प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि एक्सेस silt अगर कुछ है वो हम क्लियर कर सकें, ओके। तो इसलिए रेगुलरली इन्हें ऑपरेट करना होता है ताकि silt accumulation ना हो, ओके। देन वी हैव some provisions in silt disposal, how to check that, okay, for different sizes of silt, coarse silt, medium silt, fine silt, okay। silt should not be heaped above bank level। bank level से ज़्यादा silt जमा नहीं होना चाहिए। it should not be used in raising and lowering already high and narrow banks। इस सिल्ट का यूज बैंक रेजिंग या नैरोइंग में नहीं करना होता। इट शुड नेवर बी थ्रोन ऑन द बर्म ऑफ इनर स्लोप ऑफ बैंक्स। बैंक्स के इनर स्लोप के बर्म्स पे ऐसे सिल्ट को क्लियर करके वहां नहीं छोड़ना है। कोर्स एंड मीडियम सिल्ट शुड नॉट बी स्प्रेड ऑन कैनाल सर्विस रोड्स। कैनाल सर्विस रोड पे भी कोर्स एंड मीडियम सिल्ट को स्प्रेड नहीं करना होता, ओके। जनरली जो भी सिल्ट क्लियर करते हैं हम लोग वहाँ नहीं, कैनाल के आसपास नहीं लेके थोड़ा दूर ही डिस्पोज करते हैं, ठीक है। देन वी हैव मेनी मिसलेनियस क्लॉजेस, ओके। देन वी हैव बैंक्स। बैंक्स के लिए भी कुछ प्रोविजंस हैं, ओके। तो रेगुलर क्रॉस सेक्शन शुड बी सर्वेड टू सी सेटलमेंट पैटर्न ऑफ बैंक्स। उसके रेगुलर फ्लो के कारण क्या होता है, बैंक्स में चेंज आता है, ओके। तो इसलिए क्रॉस सेक्शंस को रेगुलरली सर्वे करना होता है ताकि अगर कुछ सेटलमेंट हो रहा है तो उसका पैटर्न देखा जा सके। बैंक शैल बी ब्रॉट अप एंड मेंटेन टू फुल सेक्शन। यानी अगर बैंक धंस रहे हैं, ठीक है, तो उसको
यूजिंग सॉइल मटेरियल और एनीथिंग सुटेबल मटेरियल, उसको फिर से फिल करके फुल सेक्शन तक लाना होता है। द मिनिमम विड्थ एंड फ्रीबोर्ड ऑफ द बैंक शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द रेलिवेंट इंडियन स्टैंडर्ड। बैंक की विड्थ और फ्रीबोर्ड जो है, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, बिल्कुल इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ओके, देन क्लॉज 3.2 हमारा कहता है कि बिफोर कंटिन्यूस बैंक रिपेयर्स आर स्टार्टेड प्रोफाइल्स शुड बी मेड 30 मीटर अपार्ट। ठीक, तो प्रोफाइल हम लोग प्रोफाइल पहले क्रिएट करना होता है कि कहाँ पे बैंक थोड़ा ज़्यादा ऊपर है या कहीं नीचे है, तो इस तरह एक कंप्लीट 30 मीटर डिस्टेंस पे हम लोग प्रोफाइल बनाते हैं एंड अकॉर्डिंगली बैंक रिपेयर करते हैं। ओके, सो अगेन इसमें हमारे पास बहुत सारे क्लॉजेज हैं। ओके, 18 क्लॉजेज हैं। सोर्स, देन सोर्सेज ऑफ अर्थ फॉर रिपेयर, मटेरियल कहाँ से लेना है, ओके, फ्रॉम इंटरनल क्लियरेंसेज। ठीक, इंटरनल क्लियरेंसेज से मिले हुए जो भी, मतलब सिर्फ क्लियरेंस से जो भी मिला है तो उसका सुटेबल तरीके से यूज कर सकते हैं अगर डिस्पोज करने की जरूरत ना हो तो। बाय रिमूवल ऑफ इरेगुलरिटीज, हाई बैंक्स को लोअर करके, बम्प्स प्रोजेक्शंस जो भी हैं उसको कट करके उससे हम लोग मटेरियल जमा कर सकते हैं। बाय मेकिंग पॉकेट्स इन बम्प्स, बम्प्स में ही छोटे छोटे पॉकेट्स बना के वहाँ से हम लोग सॉइल ले सकते हैं। ठीक है, एंड सिमिलरली हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। ठीक, ये तब जरूरत है अगर हमें सॉइल की ज़रूरत पड़ रही है रिपेयर में। अगर इनकेस ऐसा हो रहा है कि कैनल बस सिल्ट कैरी करके ला के जमा ही कर रहा है, ठीक है, जहाँ पे हमारा जिस जगह सेक्शन चेक कर रहे हैं वहाँ पे इस तरह कोई कटिंग नहीं हुआ है, केवल फिलिंग ही हुआ है, तो जो भी एक्सेस हमारे पास क्लियर मटेरियल होगा वो हमें कहीं दूर में डिस्पोज कर देना है, या अपर रीचेज में अगर ज़रूरत पड़ी या लोअर रीचेज में ज़रूरत पड़ रही है रिपेयर में, तो वहाँ हम लोग उसको भेज सकते हैं। ठीक है, देन कुछ प्रिकॉशंस भी हैं कि जो हम मिट्टी लेंगे तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस फॉलो करना है। तो नो बोरो पिट शुड बी डग विद इन 6 मीटर फ्रॉम द टो ऑफ बैंक्स और ड्राइविंग रोड और रैंप्स ऑफ ब्रिजेस। ठीक है, तो बैंक के टो या ड्राइविंग रोड या ब्रिज रैंप से के 6 मीटर दायरे के आसपास से हमें कोई भी बोरो पिट वहाँ पे नहीं करना है, यानी वहाँ से मिट्टी नहीं निकालनी है, और 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा डीप भी नहीं करना है। ठीक है, अर्थ शुड नॉट बी टेकन फ्रॉम द toe of banks as the natural rounding of the corner should not be disturbed. Okay, नेचुरल राउंडिंग डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसलिए हम टो के पास से भी मिट्टी नहीं काटते। देन कुछ जो हमारा रोड्स होता है, ठीक है, रोड्स और रैंप्स जो भी होते हैं उनके लिए कुछ रिपेयर प्रोविजंस हैं। ये रोड्स और रैंप्स को स्मूथ रखना है एंड शुड हैव रेगुलर लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड। जनरली ये जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड होता है ये कैनल के लॉन्गिट्यूडनल स्लोप को ही फॉलो करता है। ठीक है, ठीक, तो ये जैसे इस जगह से मिट्टी नहीं काटनी, यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है हमारा। ओके, सिमिलरली हमारा रोड्स पे अलग अलग जगह अगर हम देखें, अलग अलग हमारे पास क्लॉजेज दे रखे हैं रोड्स के रिपेयर वगैरह के लिए। ठीक है, फिर मेन और ब्रांच कैनाल रोड्स के रिपेयर के लिए है क्लॉज एक कि ड्राई रोड सरफेस डिसइंटीग्रेट्स रैपिडली
and is therefore necessary that roads should not be regularly watered. Okay. A dry road surface disintegrates rapidly and it is therefore necessary that roads should be regularly watered. मतलब सूखी सड़क अगर है तो उसका जो सॉइल होता है, क्योंकि अनलाइन कैनाल है तो वहाँ पे जो हम लोग सॉइल का ही जनरली कच्ची सड़क ही होती है, तो मिट्टी क्या होती है, अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक अगर रेगुलरली यूज़ हुआ तो वहाँ से गड्ढे हो सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा रेगुलरली वाटर करके जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उनको इंटैक्ट रखने की कोशिश की जाती है. ठीक है. सिमिलरली हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड रोड और बाउंड्री रोड्स के लिए भी प्रोविजंस हैं. ओके. देन एनेक्सर ए में हमारे पास रिकमेंडेड मेथड फॉर क्लोजिंग ब्रीचेज इन कैनाल्स. कैनाल्स में अगर कोई ब्रीच हो रहा है, ठीक, तो उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स दे रखे हैं. A1 में ब्रीच इन ए स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटरी और माइनर, A2 में ब्रीच इन ए माइनर मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी और स्मॉल ब्रांच कैनाल, A3 ब्रीच इन लार्ज कैनाल. ओके. एक डायग्राम दे रखा है मेथड ऑफ क्लोजिंग ब्रीच ऑन कैनाल्स. इट इज एक्सपेक्टेड कि आप पूरा ये कोड पढ़ें. ठीक है, कोड पढ़ें, एक एक क्लास पढ़ें और चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करें. ओके. अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में. ये अनलाइन कैनाल्स हो चुका है, तो अब हम लाइन कैनाल्स के लिए थोड़ा देखें कि क्या प्रोविजंस हैं. ठीक है. लाइन कैनाल्स में आए तो ये IS 4839 का पार्ट 2 है. ठीक है. इसमें हमारे पास अनलाइक अनलाइंड कैनाल्स बहुत चीज़ें चूँकि नहीं करनी होती हैं लाइंड कैनाल्स में. ऑलरेडी लाइंड है तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि बेड्स वगैरह इरोड हों. ठीक है. तो हमारे पास इसलिए रिलेटिवली नंबर ऑफ क्लॉजेज भी कम है इसमें. स्कोप दिस स्टैंडर्ड पार्ट 2 कवर्स द मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ऑफ लाइन कैनाल्स. इसके लिए रेफरेंसेस ली गई हैं IS 3873 1992 कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर लेइंग इन सीटू सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग ऑफ कैनाल्स फर्स्ट रिवीजन एंड 4839 Part 1 1992 Code of Practice for Maintenance of Canals Part 1 Unlined Canals Second Revision. ओके. तो इसमें अब हम देखें तो कैनल लाइनिंग. A lined canal should be maintained so that it continues to function efficiently and serves the purpose for which it has been constructed throughout its effective span of life. लाइन कैनाल जो बनाया जाता है, ठीक है, उसका मेंटेनेंस इस प्रकार होना चाहिए कि वो एफिशिएंटली फंक्शन करे और जिस पर्पज से इसको बनाया गया है थ्रू आउट इट्स इफेक्टिव लाइफ ऑफ स्पैन, जितने वर्षों के लिए इसको बनाया गया उतने समय तक ये अच्छे से वो पर्पज भी सर्व करे. ठीक है. इन एडिशन टू मेंटेनिंग इट्स इम्परवियसनेस यही हमारा लाइन कैनाल और अनलाइन कैनाल को एक बहुत बड़ा डिफरेंस देता है. अनलाइन कैनाल्स में क्या होता है, परवियस होते हैं, बट लाइन कैनाल्स इम्परवियस होते हैं. तो इन एडिशन टू मेंटेन इट्स इम्परवियसनेस
The lining should be maintained so that it also continues to have the same discharge capacity for which it has been designed and which it had when it started operating soon after the construction was over. यानी अपना imperviousness मेंटेन करने के साथ साथ लाइनिंग कैनाल को इस प्रकार मेंटेन करना होता है ताकि जब शुरुआत में जब ये कमीशन हुआ था तब इसमें जो भी डिस्चार्ज कैरी ये कर सकता था वही डिस्चार्ज कैपेसिटी थ्रू आउट इसकी लाइफ वैसी ही डिस्चार्ज होते रहे इससे, ठीक है। तो रिडक्शन डिस्चार्ज में क्यों हो सकता है? तो ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ सिल्ट जमा होने के कारण हो सकता है। क्रैकिंग ऑफ लाइनिंग में अगर कहीं क्रैक हो गया तो वाटर वहां से सीप आउट कर जाएगा, ओके। देन फेलियर ऑफ ड्रेनेज जो भी है अगर वो सही से काम नहीं किया तो हमारा डिस्चार्ज में रिडक्शन हो जाएगा। कैनल के अंदर वीड्स अलगे मॉस ग्रोथ हो रहा है, सीपेज और एवापोरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इन सब वजह से क्या होगा, कैनल का जो डिस्चार्ज कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे भी क्लास 1 का पहला ही लाइन कहता है कि नॉर्मली नो सिल्ट डिपोजिशन शुड बी परमिटेड टू टेक प्लेस इन ए लाइन कैनाल, ठीक है, यानी कोई सिल्ट डिपोजिशन नहीं होने देना है। Sometimes the canal may have to be run at less than the designed full supply discharge on account of fluctuating water demands over the base period of the crops to be irrigated. तो entire base period में डिमांड फ्लक्चुएशन के कारण अपने फुल सप्लाई डिस्चार्ज से कम डिस्चार्ज पे कैनल को रन करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इन वजहों से जैसे कि सिंगल क्रॉप का डिस्चार्ज रिक्वायरमेंट सीजन टू सीजन वेरी करता है। सपोज हमने कहीं पे पैडी प्लांट किया है और तो जनरली जो मॉनसून पीरियड होगा उसमें पैडी को कैनाल से तो कम ही डिस्चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज अगर सफिशिएंट रेनफॉल हुआ तो कैनाल से कम ही वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। बट आफ्टर दैट पीरियड मानसून ओवर तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मंथ टू मंथ क्रॉप वाइज डिस्चार्ज रिक्वायरमेंट वेरी कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा डिपोजिशन ऑफ सिल्ट ओवर द कैनाल बेड ओइंग टू लो वेलोसिटी ऑफ फ्लो के कारण क्या होगा, सिल्ट पार्टिकल्स ज़्यादा सेटल करेंगे तो इसके कारण भी लो डिस्चार्ज हो सकता है, ठीक है। इन सब वजह से कैनाल का डिस्चार्ज कैपेसिटी बहुत इफेक्ट होता है, एडवर्सली इफेक्टेड हो जाता है। तो लाइंड कैनाल्स में सिल्ट डिपोजिशन हम लोग मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, बाय जुडिशियस ऑपरेशंस ऑफ गेट्स ऑफ क्रॉस रेगुलेटर्स, सिल्ट इजेक्टर्स और डिसिल्टिंग बेसिन्स वेर एवर प्रोवाइडेड। जहाँ भी हमारे पास क्रॉस रेगुलेटर और पे गेट्स है या सिल्ट इजेक्टर या डिसिल्टिंग बेसिन है, उसको प्रॉपरली अगर हम लोग ऑपरेशन करें, सही तरीके से ऑपरेट करें बिल्कुल, तो हम लोग सिल्टेशन रोक सकते हैं, ओके। देन वी हैव प्रोविजंस फॉर कैनाल क्लोजर, इंस्पेक्शंस ऑफ लाइनिंग, ठीक है। इंस्पेक्शंस ऑफ लाइनिंग में वही है कि आपको क्रैक्स चेक करने, कहीं कोई क्रैक तो नहीं है, ओके। डेवलपमेंट हुआ है, कहाँ पे क्रैक डेवलप हुआ है, कितना डैमेज हुआ है, ठीक। पाइप्स वगैरह जो प्रोवाइड किए गए हैं, ओपनिंग्स वगैरह क्रेस्ट में है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है या कोई चोक वगैरह तो नहीं है, सिल्ट डिपोजिशन कितना है, ये चीज़ें उसमें चेक करनी होती है। देन मेंटेनेंस ऑफ लाइनिंग्स, तो हमारे पास लाइनिंग्स को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे क्लाउजेस दे रखे हैं, स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं, इनको फॉलो करना होता है, ओके। सिमिलरली रिचेज विथ हाई सबसॉइल वाटर लेवल, वहाँ पे कैसे मेंटेन करना है, सीपेज थ्रू इम्पैक्टमेंट इसको कैसे कंट्रोल करना है, सिल्ट क्लियरेंस कैसे करना है, वेट रिमूवल कैसे करना है, ओके। एंड कैनल बैंक्स, रोड्स एंड रैम्प्स एंड सोर्सेज ऑफ अर्थ फॉर रिपेयर, तो ये सब चीज़ें कहाँ से लेनी है, अगेन
इसके लिए रेफरेंस हम लोग 4839 के पार्ट 1 को ले सकते हैं, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा। ओके, फिर कैनल का परफॉर्मेंस कैसा रहना चाहिए, और मिसलेनियस हम लोग क्या कर सकते हैं। ओके, तो इतना ही है इस कोड में। मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको इस सारे प्रोविजंस पढ़ेंगे। ओके, और अगर हम लोग इस टाइप का कोई प्रॉब्लम करते हैं तो कोडल प्रोविजंस को उसमें ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। ओके।